एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है। हम चैप्टर वाइज इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चैप्टर के नाम बदल देते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में चैप्टर के नाम डिफरेंट रहते हैं पर उनके टॉपिक सेम रह जाते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर मैं किसी एक्स चैप्टर का नाम दे के उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ाऊँ वेक्टर, पर किसी और यूनिवर्सिटी में वाई चैप्टर का नाम दे के उसके अंदर का टॉपिक है वेक्टर, तो थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है टॉपिक फाइंड आउट करना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कंटेंट बहुत कम है। अगर तुम यूट्यूब में बायोटेक्नोलॉजी का कंटेंट देखोगे ना, तुमको बहुत कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू बॉटनी एंड ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उनमें बहुत पहले से चीज़ें बताई जा रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी अभी न्यूली इवॉल्व एंड इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, तो उसमें थोड़ी चीज़ें कम हैं। कंस्ट्रेन टॉपिक मतलब कवरेज है आपको, इसलिए मिसलीडिंग ना हो, इसलिए मैं इसको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगी। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर फैक्टर्स। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब देखो पहले इंट्रोडक्शन। अब जैसे कोई इंसान आता है ज़िंदगी में, लाइफ में, घर में, तो पहले सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं अपन? इंट्रोडक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। अब पूरी कहानी एक एक लाइन नहीं बता रही हूँ मैं आपको, एक एक लाइन आप लिख लेना, आप याद कर लेना, आपको याद हो जाएगी बस। ठीक है, उतना ध्यान रखना। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ। बेसिकली फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी सेल है, अगर आप इमेजिन करो कोई सेल, तो आपको कैसे याद आता है? एक ये डब्बा और एक ये डब्बा। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है? पानी। पानी मतलब सेमी लिक्विड, जो सेमी फ्लूइड होता है, जिसको आप प्लाज्मा कहते हो। ठीक है, तो ये वो होता है। ठीक है, तो अब जब कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात हम करें, डीएनए की बात हम करें, तो वो कहाँ होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर, ये जो छोटा वाला सर्कल है उसके अंदर होता है। तो अब देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे ही डीएनए के फ्रैगमेंट्स, जो डीएनए के फ्रैगमेंट यहाँ होते हैं ना, वैसे ही डीएनए के फ्रैगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो खुद रेप्लिकेशन करते हैं। अब डीएनए है तो खुद ही रेप्लिकेट करेगा ना, ऐसे थोड़ी। तुमने कभी सुना है कभी भी रेप्लिकेशन प्रोसेस, पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस में, कि एक डीएनए दूसरे डीएनए से मिलने गया उसके बाद रेप्लिकेशन हुआ? नहीं, एक डीएनए हमेशा खुद से रेप्लिकेट करता है। पर इसमें हम ये चीज़ स्पेसिफाई क्यों करते हैं कि ऑटोनॉमसली? क्योंकि ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये वाला, इससे कोई संबंध नहीं होता इसका, ये खुद से रेप्लिकेशन प्रोसेस करता है, ये खुद एक अलग एंटिटी है। ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। तो इसलिए ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लो कि जो वेक्टर्स होते हैं वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजिकल टूल है इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट को तुम रिमिक्स से याद रखना। अब जैसे क्या होता है, कोई भी सॉन्ग, जैसे अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि पुराने सॉन्ग उठाए, नया म्यूज़िक डाला, रिमिक्स बना दिया, गाना चल जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिमिक्स। वैसे ही क्या करते हैं, दो डीएनए उठाए, दोनों के अच्छे अच्छे पार्ट मिलाए, एक नया डीएनए बनाया, उसको हमने क्या दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो चीज़ों को दोबारा मिलाना काट कूट के अलग से। ठीक है, उसको क्या कह दिया अपन ने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिमिक्स वर्ड से याद रखना, क्योंकि बेसिकली प्रोसेस यही है। दो चीज़ें उठाई, दो गाने उठाए, एक गाना उठाया, एक म्यूज़िक उठाया, तब के म्यूज़िक हटा दिया, अभी का म्यूज़िक मिला दिया, अभी का गाना, अभी का वो बात का सॉन्ग मिला के एक रिमिक्स बना दिया। वैसे ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन जीन होता है, ठीक है, मान लो उसमें कोई अच्छी सी क्वालिटी है, तो तुमको वो फॉरेन जीन अपने घर में चाहिए, तुमको चाहिए कि नहीं नहीं हमारे होस्ट में ये क्वालिटी आ जाए। तो हमने क्या किया, उस फॉरेन जीन से वो वाला जीन उठाया, फॉरेन डीएनए से वो वाला जीन उठाया और अपने होस्ट डीएनए में डाल दिया। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि जैसे रशिया है, रशिया में वेपन्स अच्छे बना लेते हैं लोग। अब तुमको चाहिए कि तुम्हारे देश वाले वेपन्स अच्छे बना लें, वो क्या हुई? फॉरेन क्वालिटी। फॉरेन का मतलब क्या होता है? कोई भी बाहर की चीज़। ठीक है, तो फॉरेन डीएनए मतलब रशिया, अब वहाँ का फॉरेन डिज़ायर्ड जीन मतलब वेपन्स बनाने की क्वालिटी। अब तुमने क्या किया, तुमको होस्ट में चाहिए, होस्ट मतलब भारत में चाहिए, तो तुमने क्या किया, उनको बुला लिया, भारत में रहने लग गए वो लोग। तो तुम्हारे भी जो होस्ट सेल है, मतलब तुम्हारा जो भारत है, उसमें भी वेपन्स कैसे बनाने लग गए लोग? अच्छे। ठीक है, तो ऐसा सा थोड़ा समझ लेना। इनमें एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट, अपन ने बात कर ही ली। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ऑटोनॉमसली होस्टल एंड इतनी
ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड इन विच द DNA फ्रेगमेंट्स टू बी क्लोन्ड, इन विच होगा, ये इतनी नहीं होगा, इट इज़ इन विच होगा या तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें DNA क्लोन कर लेते हैं अपन, ठीक है। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इटसेल्फ जो होता है वो रेप्लिकेशन होता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल वेक्टर, अब जैसे हमने बोला था कि कोई इंसान आया तो पहले उसका क्या होगा, इंट्रोडक्शन, फिर तुम उसकी क्वालिटीज़ जज करने लगो कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, ठीक है। तो जो अच्छाइयाँ होती हैं, तो तुम ये सोचोगे ना कि इसमें अगर कोई भी हमारे यहाँ आता है तो उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए, तभी हम उसको अपने घर में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आइडियल वेक्टर की जानकारी रखना इसलिए ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द क्वालिटीज़ एंड आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ वेक्टर इज़, क्योंकि तुम इतना लैब मेहनत करोगे, ठीक है। कभी अगर तुमने किया होगा, अगर तुम बॉटनी के या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुमको लैब ले गए होंगे, तो तुमको आइसोलेशन ऑफ ऑर्गन में कितना डिफ़िकल्टी होती है। आइसोलेशन ऑफ ऑर्गन छोड़ दो, अगर तुम वो करते हैं ना, ओनियन की पील निकालते हैं प्याज के छिलके में, और मियोसिस और माइटोसिस देखते हैं प्रोसेस, वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, जबकि उसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। प्याज का वो छिलका निकालो, उसको काटो, स्टेन लगाओ, ग्लिसरीन डालो, स्लाइड बना के देख लो, है ना। सोचो उसमें इतना डिफ़िकल्टी होता है, आधे टाइम स्लाइड नहीं बनता है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी, उसमें तो उसके अंदर का DNA एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो भले हम जब पढ़ते हैं ना तो हमको बहुत इजी लगता है कि इतना ही तो करना है, पर एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर तुमको आइडियल वेक्टर के बारे में नहीं पता है तो तुम कोई भी वेक्टर उठा लाओगे, ठीक है, उतना लैब का खर्चा होगा, आइसोलेशन में, एक्सट्रैक्शन में, डिज़ायर जीन का रेप्लिकेशन में, उसको निकालने में तुमको बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। टाइम इज़ मनी, ठीक है, तो बहुत पैसा भी लगेगा। और एट द एंड अगर तुम्हारा वेक्टर काम नहीं किया, जो फर्स्ट एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी वाला स्टेप था वही गलत हो गया, तो क्या होगा, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट भी वर्क नहीं करेगा, तो एवरीथिंग गोज़ इनटू द बिन, ठीक है, सब खराब, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सूटेबल वेक्टर और द परफेक्ट वेक्टर, ठीक है। ये एक आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था पास्ट ईयर पेपर यूनिवर्सिटी में कि वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आइडियल वेक्टर, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि अगर तुम वेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एनी ट्रांजिशन और मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स और मेकिंग रिकॉम्बिनेंट DNA इज़ टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट वेक्टर, ठीक है, ताकि टाइम, मनी और वर्क, लेबर फोर्स सबको रिड्यूस किया जा सके। अब क्वालिटीज़ क्या होती हैं आइडियल वेक्टर की, खुद से रेप्लिकेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम देखोगे DNA को तो DNA ऐसा होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बेस पेयर होते हैं। अगर तुमको एक एक बेस पेयर निकाल के लगाना पड़ा तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, नहीं, एक एक से मिलाने लगे, तुम ऑल्टरनेट ढूंढने लगो, फिर उसके रेप्लिकेशन करवाओ, या उसको किसी और DNA की मदद चाहिए हो तो तुम फिर एक वेक्टर के लिए दूसरा DNA लेके आओ ताकि वो रेप्लिकेट करे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए जो तुम वेक्टर सेलेक्ट करो तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखो कि वो खुद से रेप्लिकेशन की प्रोसेस कर पाए, ठीक है। उसकी साइज़ छोटी होनी चाहिए, 10 KB से कम होनी चाहिए। क्यों? जितना बड़ा साइज़ उतना ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उतना ज़्यादा टाइम लेगा वो, ठीक है। अगर छोटा साइज़ है तो क्या होगा, कम टाइम में हो जाएगा। तुमको याद है बायोटेक्नोलॉजी में एक और टॉपिक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ उसको। वैसे आपको पता ही होगा, एक टॉपिक है वो थॉमस मॉर्गन का, TH मॉर्गन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मतलब जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं, उनको एक्सपेरिमेंट में लिया था। ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 12th में, उसकी बात बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने वो फ्रूट फ्लाइज को क्यों लिया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते थे, मतलब बहुत जल्दी जो होता था उनका रिप्रोडक्शन होता था। अगर बहुत टाइम लगता तो उनके एक्सपेरिमेंट को भी बहुत टाइम लग जाता है ना। सेम चीज़ वेक्टर्स में होता है, अगर बड़ा कॉम्प्लेक्स DNA लेंगे तो उसको रेप्लिकेशन में बहुत टाइम लगेगा, रेप्लिकेशन में बहुत टाइम लगेगा तो प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो हम वेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि वो वेक्टर्स कैसे हों, स्मॉल इन साइज़ हों, वो ईज़िली इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए, उनके नखरे नहीं होने चाहिए कि नहीं भैया हमको दूसरे सेल में डाल दोगे तो हम तो एलर्जी हो जाएगी, हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुमको उसके लिए बहुत केयरफुल और बहुत सिलेक्टेड होस्ट सेल में तुम उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर तुम किसी लैब कंडीशन में हो और तुमने एक ऐसा जानवर पाल रखा है जो
थोड़ी गर्मी हुई तो मर गया, थोड़ी ठंडी हुई तो मर गया, तो तुमको कितना केयर करना पड़ेगा उसका, है ना। पर अगर एक ऐसा एनिमल है विच कैन सर्वाइव इन एवरी कंडीशन, तुम बहुत गर्मी हो गई तो भी वो ज़िंदा रह रहा है, बहुत ठंडी हो गई तो भी वो ज़िंदा रह रहा है, ऑलवेज योर बडी टाइप वाला एनिमल, तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस रहेगा, ज़्यादा हेल्थी रिलेशनशिप टाइप रहेगा, ठीक है। वैसा ही इसमें है, क्या है इसमें, अगर तुम ऐसा वेक्टर लिए जो किसी भी जगह पे इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, ठीक है, तो क्या रहेगा तुम्हारे लिए इजी चीज़ रहेगी, वो इजीली एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेशन जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, मतलब उसको इजीली एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी जगहों से लिंक्ड रहे, अगर वो बहुत जैसे लिंक्ड रहा तो तुमको उसको चॉप करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिसाइज होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इजीली आइसोलेटेड हो रहा है, इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो तुम्हारा टाइम कंजप्शन कम हो जाएगा। सूटेबल जीन मार्कर होना चाहिए। जीन मार्कर से क्या होता है, जैसे ये वेक्टर है, इसमें तुमको यहाँ पता है कि यहाँ पे ORI है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पेंसिलिन है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट जीन मार्कर अगर उसमें है तो कितना ईजी हो जाएगा ना आइडेंटिफाई करना कि अच्छा मेरे को पेंसिलिन चाहिए, तो चलो ये वाला पार्ट काटो, यहाँ से निकाल के पेंसिलिन इसमें लगा दो, ठीक है। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तुम तो तुमको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। अगर उसमें कोई जीन मार्कर नहीं है, उसमें सूटेबल नहीं है, तो तुम समझ नहीं पाओगे, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, उसमें जीन मार्कर होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए डिफरेंट एंजाइम्स के लिए। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब तुम ये मत बोलना हमेशा कि आपने तो 2 ही टाइप पढ़ाए थे, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, जो फैग प्लाज्मिड है, ये सब चीज़ें तो आपने बताई ही नहीं थी। बैक क्या होता है, YC क्या होता है, ठीक है, ये मत बोलना। ये सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 2 तरीके के जीव होते हैं, जैसे हम बात करें कि एक पेड़ होता है, एक एनिमल होता है, जो स्टार्टिंग में थ्योरी आई थी, वैसे ही वेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। पहला कौन सा होता है, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर से तुमको क्या लगता है, क्लोन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सोचो भला, क्लोन का मतलब क्या होता है। क्लोन मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। और दूसरा है एक्सप्रेसिंग वेक्टर। क्लोनिंग और एक्सप्रेसिंग का क्या मतलब होता है, एक्सप्रेस करना, कोई भी चीज़ को दर्शाना, ठीक है। क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। किसी ने अगर किसी के जैसे बन गया, नहीं कहते कि ये तो तुम तो इसका बिल्कुल क्लोन लग रहे हो। क्लोन का मतलब एकदम डुप्लीकेट, एकदम एक जैसे बन जाना, ठीक है। और एक्सप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दर्शाना, किसी चीज़ को दिखाना कि भाई हम अलग हैं, हम अलग क्यों हैं, ये चीज़ करके दिखा दी हमने, ठीक है। तो याद रखना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, बेसिकली 2। वन इज़ क्लोनिंग, अदर वन इज़ एक्सप्रेसिंग, ठीक है। अब देखो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ DNA विच इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। जो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको निकाल के तुम होस्ट सेल में डाल दो, बस बात ख़त्म। वो क्लोनिंग वेक्टर का काम है। ईजिली मेंटेन्ड इनसाइड द सेल, तुम सेल में डालो तो ईजिली मेंटेन हो जाए वो। क्यों, क्योंकि आइडल वेक्टर का भी तो काम यही है, वेक्टर्स के ही तो तुम टाइप हो। अगर मैं बोलूँ कि अच्छे आदमी, मतलब एक अच्छे आदमी में ये क्वालिटी होती है और तुम एक अच्छे आदमी हो, तो तुम में वो क्वालिटी होगी ही ना, है ना। तो इसीलिए जो क्लोनिंग वेक्टर्स है उसमें अगर तुमसे कोई पूछे कि क्लोनिंग व्हाट इज़ आइडल टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, तो तुम वही आइडल जो वेक्टर्स के बारे में आइडल चीज़ें थी वही चीज़ तुम क्लोनिंग वेक्टर में लिख सकते हो, ठीक है। ये क्लोनिंग जीन्स आर जनरली यूज टू ऑब्टेन द फॉरेन जीन। फॉरेन जीन को तुम, इसमें बस ये चीज़ होती है क्लोनिंग वेक्टर में कि तुमने एक फॉरेन जीन उठाया डिज़ायर टाइप का, उसको तुमने अपने होस्ट सेल में डाल दिया, ठीक है। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स होते हैं, जैसे सिलेक्टेबल मार्कर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। इसकी एग्जांपल है प्लाज्मिड, कॉस्मिड और फेज वेक्टर, ठीक है। यही फेज वेक्टर की मैं बात कर रही थी। उसके बाद आता है एक्सप्रेसिंग वेक्टर। एक्सप्रेसिंग वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर में डिफरेंस पता है क्या है। एक्सप्रेसिंग वेक्टर अपना एक प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, मतलब एक प्रोटीन बनाता है। जब तुमने DNA पढ़ा होगा, DNA रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, तो लास्ट में एक प्रोटीन नहीं बनता था, है ना। बनता था ना एक प्रोटीन, RNA प्रोटीन बनता था जिसका काम था एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वो चीज़ ये करता है, तुम कोई फॉरेन जीन निकाले, तुमने उसको होस्ट सेल में मिलाया,
उसने एक अपना प्रोटीन बना के तुमको दिखा दिया, तो एक्सप्रेशन हो गया जीन का, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जीन है, एक्सप्रेशन वेक्टर है। एक्सप्रेशन वेक्टर का सबसे एग्जाम्पल याद रखना हमेशा प्लाज्मिड, और ये एक लौता एग्जाम्पल होता है, कोई और वेक्टर इस चीज़ को नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड इज़ अ टाइप ऑफ वेक्टर which is found in a bacterial cell in a closed chromosome, in a circular closed chromosomal material, ठीक है। तो प्लाज्मिड के अलावा कोई और वेक्टर ऐसा नहीं है जो एक्सप्रेशन वेक्टर हो। अब प्लाज्मिड क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, मतलब एक जैसे बैक्टीरिया है, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सर्कुलर क्रोमोसोम है जिसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। ये भी ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होगा, ठीक है। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? जिस साइड से रेप्लिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं और इट इज़ मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ जीन क्लोनिंग। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी अगर तुम जीन ले आ दो, ठीक है, तो जीन क्लोनिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला बैक्टीरिया है ना, वो है प्लाज्मिड। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि कोई बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी दवाई खाता है? पैरासीटामॉल। जिसको भी देखो ना, तुम अनपढ़ आदमी से भी पूछो कि अगर तुमको फ़ीवर है तो तुम कौन सी दवाई खाओगे, तो ज़्यादातर लोग पैरासीटामॉल का एग्जाम्पल देंगे कि हम पैरासीटामॉल खाएंगे, ठीक है। तो सेम होता है प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। तो ये हमारी बात हो गई प्लाज्मिड वेक्टर की। प्लाज्मिड वेक्टर्स में जो चीज़ें होती हैं वो लिखी हुई हैं। छोटा साइज़ होता है उसका, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है, ईजिली आइसोलेटेड होता है। इसका एग्जाम्पल PBr322, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। PBr322 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बनाना याद रखना, क्योंकि अगर कभी आपसे वेक्टर के बारे में पूछा, आपको मेरी सारी बकवास याद ना रही, तो आपको क्या याद रखना चाहिए? डायग्राम। आपको 1, 2 नंबर 5 नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो भी ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा, पढ़ लिया तो, ठीक है। थैंक यू, बाय।